हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए 100% फ्री एजुकेशन लेकर आता है। यानी कि आप हमारे चैनल पर आएंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी वीडियो या किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी क्लास का वीडियो देखने के लिए ना ही कोई पेमेंट करनी है, ना ही कोई कूपन लेना है और ना ही किसी तरह के पैकेज को परचेज करना है। यहाँ पर सिर्फ आपको अपनी समस्याओं के साथ आना है और हमसे समाधान देकर जाना है। तो यहाँ पर आपको जितना भी वीडियो मिल रहे हैं सभी 100% फ्री मिल रहे हैं। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। अब आपकी स्टडीज़ को और अच्छा बनाने के लिए हम बुक्स और ई बुक्स लेकर भी आए हैं। अब ये जो बुक्स और ई बुक्स हम आपके लिए लाए हैं, ये आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के लिए मिल रही हैं। इसमें कंटेंट हमने बहुत अच्छा रखा है ताकि आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आए। साथ ही साथ हमने इसे और ज़्यादा असरदार बनाने के लिए इसे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जैसे कि आपकी थ्योरी बुक्स हो गई, आपकी एमसीक्यूज बुक हो गई, सैम्पल पेपर सोल्यूशन बुक्स हो गई, आपका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन बुक हो गई। तो मतलब हर एक कैटेगरीज हमने अलग अलग कर दी है, जिससे आप अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकें। अब आता है कि ये बुक्स आपको मिलेंगी कैसे। तो ये बुक्स प्राप्त करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिया गया है। आपको वो फॉर्म फिल करना है। तो आप फिल कर जैसे ही सबमिट करेंगे, हमारी टीम आपसे इसके रिगार्डिंग कांटेक्ट करेगी। बस आपको इतना करना है। तो अब जैसे कि आप देख रहे हो कि आज का जो हम वीडियो लाए हैं, ये है मैग्नेट ब्रेन्स टेस्ट पेपर। ये टेस्ट पेपर हम आपके लिए लेकर आए हैं कि आपका जब भी टेस्ट या एग्ज़ाम कुछ होता है तो हर एक चैप्टर का हम अलग अलग टेस्ट पेपर लेकर आए हैं। इस टेस्ट पेपर को आप सॉल्व करेंगे तो आपको मतलब आप एक तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर हर एक चैप्टर का अलग अलग टेस्ट पेपर ले आई हूँ। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि 3rd से लेकर क्लास 12 तक के जितने भी टेस्ट पेपर हैं आपके लिए ऑल सब्जेक्ट मिल रहे हैं और वो भी 100% फ्री है। तो ये हमने आपको बता दिया कि आपको सारे वीडियोस फ्री मिल रहे हैं, प्लस ये टेस्ट पेपर। एग्ज़ाम्स के दौरान इनका प्रैक्टिस करिए और अच्छे से अच्छे अपनी आप तैयारी कर लीजिए। तो आपको आज हम कौन सा लेकर आए हैं, कौन सी क्लास है, कौन सा सब्जेक्ट्स है, फटाफट पता करते हैं। तो आज का हमारा क्लास है 10th हिंदी कोर्स ए की हमारी बुक है शतज भाग 2। इसके गद्य खंड का अध्याय है बाल गोविंद भगत। तो इसका आज हम टेस्ट पेपर आपके लिए लेकर आए हैं। तो टेस्ट पेपर में अब क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर हमारे सामने एमसीक्यूज भी हैं और आपके वर्णनात्मक प्रश्न भी हैं। यानी कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों ही तरह के प्रश्न आपको दिए गए हैं। तो चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है गद्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला गद्यांश है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे और फिर इस पे आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों को करेंगे। बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। एक कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार करते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज नहीं छूते, ना बिना पूछे ये व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। तो देखिए, बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ व्यक्ति थे। घर था उनका, सब घर में परिवार में बेटा बहू सब थे, लेकिन उनका जो जीवन था वो एकदम एक साधु वाला था। अब साधु होते हुए ऐसा नहीं था कि वो किसी एक भगवान को मानते थे, वो कबीर जी को मानते थे। कबीर के आदर्शों को बहुत पसंद करते थे, उनके दोहों को गाते रहते थे और मतलब हर एक तरीके से वो कबीर जी के आदर्शों पर चलते थे। ना झूठ बोलना, ना कुछ मतलब किसी की कोई चीज़ भी वो बगैर पूछे नहीं लेते थे। अब इसी गद्यांश पर आधारित भी हमारे पास प्रश्न है, आगे और है। वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीजें साहब की थी। मैंने बोला था ना, गृहस्थ होते हुए भी एक साधु का जीवन वो व्यतीत करते थे। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूरी पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब है वह दरबार में भेंट के रूप में रख दिया जाता प्रसाद रूप में, जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजारा करते थे। इसका कहने का मतलब है, कबीरपंथी मठ का मतलब होता है जहां पर कबीर की मान्यताओं वाले लोग रहते हैं, जो उनके आदर्शों पर चलते हैं।
और वहाँ पर जितना भी उनकी खेती होती ले जाते और वहाँ से उनको जितना वापस मिलता वो प्रसाद, जैसे हम भगवान जी के मंदिर में कैसे प्रसाद चढ़ाते हैं, फिर वहाँ से जो हम अपने साथ ले जाते हैं वो वहाँ चढ़ा लिया जाता है और फिर वहाँ से जो हमें दिया जाता है वो हम प्रसाद के तौर पे घर ले आते हैं। तो उसी तरीके से जो है बाल गोविंद भगत जी के साथ भी था। प्रश्न देखते हैं, गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत कौन थे, क्या थे वो बताइए। साधु, भिक्षु, कबीर या इनमें से कोई नहीं। तो अब वो क्या थे, वो एक जो है साधु की तरह व्यक्ति थे, गृहस्थ होते हुए भी साधु का जीवन व्यतीत करते थे। बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे, कबीर को, साधु को, मठ को या इनमें से कोई नहीं। तो वो किसको मानते थे, कबीर को साहब मानते थे। इस नियम को कभी इतनी बारीकी तक ले जाते थे। पंक्ति में किस नियम की बात की जा रही है, किसी की चीज को नहीं छूते थे, ये नियम। दूसरा नियम, बिना अनुमति के किसी भी चीज का प्रयोग नहीं करते थे। का, खा दोनों या कबीर के संगीत को गाते थे। तो सही ऑप्शन हम यहाँ बोलेंगे कि का और खा, ये जो दोनों नियम थे इसका पालन वो बहुत बारीकी से करते थे। गद्यांश के आधार पर बताइए कि भगत के खेतों में जो कुछ पैदा होता वे उसे भेंट स्वरूप कहाँ दे आते थे, गरीबों में, साहूकारों में, कबीरपंथी मठ में या इन सभी जगह। तो वो कहाँ ले जाते थे सारी खेती, कबीरपंथी मठ में जाकर दान दे आते थे। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ और लेखक से संबंधित है। अब हमें बताना है ये गद्यांश किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। तो ये पाठ है हमारा बाल गोविंद भगत और इसके लेखक हैं हमारे रामवृक्ष बेनीपुरी। तो सही हमारा ऑप्शन है गा। अब हम आते हैं दूसरे गद्यांश पे। दूसरा गद्यांश क्या है, आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं, आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं है, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठती है। ये क्या है, ये कौन है, ये पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। तो मतलब क्या है, आषाढ़ का महीना जो बारिश का महीना रहता है उसमें किस तरीके से रोपनी चल रही है ये चीज बताई। और रोपनी करते समय बाल गोविंद भगत गाना शुरू करते हैं। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है। तो यहाँ पर देखिए उनके संगीत को कितना उम्दा बताया जा रहा है। वो जो है खेत में धान की रोपाई तो कर ही रहे हैं और साथ ही बहुत ही अच्छी तरीके से वो संगीत भी गा भी रहे हैं, जिसकी वजह से सभी को आनंद आ रहा है। और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। हलवाहे मतलब जो हल चला रहे थे उनकी बात। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। तो ये हमारे पास गद्यांश था। अब इस पे आधारित प्रश्न है। गद्यांश के आधार पर बताइए कि भगत के संगीत के जादू का प्रभाव किस किस पर पड़ता है, किस किस पर पड़ा है। किसानों पर, आसपास खेलते बच्चों पर, मेड़ पर खड़ी औरतों पर या उपरोक्त सभी पर। तो हमने यहाँ पर देखा कि इन सभी पर इसका प्रभाव पड़ा है। तो यहाँ पर क्या होगा, उपरोक्त सभी पर, मतलब बाल गोविंद के संगीत से सभी झूमने लगते हैं। बाल गोविंद भगत के संगीत को क्या कहा गया है, उनके संगीत को क्या बोला गया है, रहस्य, जादू, संगीत या ये सभी। तो उनके संगीत को बोला गया है जादू। भगत के संगीत को सुन हलवाहों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो हलवाहे जो हल चला रहे थे वो क्या करने लगते हैं, हलवाहे गाने लगते हैं, झूम उठते हैं, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, मतलब जैसी ताल है उसी तरीके से उनके पैर कदम ताल करने लगते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हुआ था, हलवाहे जो हैं वो जो ताल था उसी के साथ वो भी उनके पैर उठने और गिरने लगते हैं। कौन से मौसम में धान की रोपाई हो रही है, कौन सा मौसम था, हमने क्या स्टार्टिंग में पढ़ा था, आषाढ़ का मौसम था। तो सही हमारा क्या है, आषाढ़ का मौसम था। भगत अपने संगीत का प्रभाव बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं,
स्वर को ऊंचा करते हैं, स्वर को नीचा करते हैं, स्वर ऊंचा नीचा करते हैं, उपरोक्त में कोई नहीं। तो प्रभाव को बढ़ाने के लिए वो स्वर को ऊंचा नीचा करते हैं। अब यहां से हमारे पास क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि हमारे वर्णात्मक प्रश्न शुरू होते हैं। वर्णात्मक प्रश्न करते समय हम जो आपके लिए आंसर लेकर आए हैं, जो आप आंसर लिख रहे हैं, इनमें फर्क होगा क्योंकि हम दोनों के लिखने का तरीका अलग अलग रहता है। तो बस आपको देखना जो है, जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आंसर हमारा होना चाहिए। लिखने के तरीके में फर्क है तो कोई परेशानी ऐसी नहीं है, ठीक है, क्योंकि भाई हमारा लिटरेचर में सबके अपने अपने तरीके होते हैं। लेकिन बस कोशिश ये करिए कि जब भी आप लिखें कुछ वर्ड्स जो हैं वो पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल करिए, जिससे आपकी भाषा में थोड़ा सुंदरता आ सके। अब हमारा 11वां प्रश्न जो है वो सब्जेक्टिव का, बाल गोविंद भगत गृहस्थ भी थे और सब चीज साहब की मानते थे, वे दोनों बातों का पालन कैसे करते थे। भाई गृहस्थ थे, गृहस्थी चलाने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन वो बोलते थे कि हर एक चीज साहब अर्थात कबीर की भी है। अब इन दोनों चीजों का सामंजस्य बिठाना भी बहुत बड़ी बात होती है, तो वो कैसे करते थे। बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, उनका अपना परिवार था, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए वे खेती भी करते थे। बाल गोविंद गृहस्थ होते हुए भी किसी साधु के समान थे। सब चीज साहब यानी कबीर की मानते थे। अपने खेत की पैदावार को सिर पर लाद कर साहब के दरबार यानी कबीरपंथी मठ में ले जाते, वहां से जो भेंट स्वरूप मिलता उसे घर लाते और उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करते। इस प्रकार वह दोनों बातों का पालन करते थे, यानी परिवार के साथ रहते थे तो भरण पोषण का भी जरूरी होता है। तो किस तरीके से वो अगर वो सब कुछ साहब का मानते थे तो वहां जाकर चढ़ाते थे और वहां से मिली सारी चीजों को लाकर उसी से अपने परिवार का भरण पोषण। ये नहीं है कि भाई हमने जितना पैदा किया हम उसी को घर में रखें और उसी को प्रॉफिट कमाए, सब करें। दान भी करते थे और अपना घर भी चलाते थे। बाल गोविंद भगत का अपनी पैदावार को कबीरपंथी मठ पर जाकर चढ़ा देना क्या प्रकट करता है। अब वो जितनी पैदावार थी वो सब वहां चढ़ा देते थे। इससे हमें क्या पता चलता था कि यहाँ पर हम ये चीज देखते हैं कि हमने बोला ना, हम जितना पैदा करते हैं हम उसी को सबको भोग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर उनके जीवन का जो साधवत्व था वो हमें यहाँ पर पता चलता है। देखिए यहाँ पर बाल गोविंद भगत का अपनी पैदावार को कबीरपंथी मठ पर चढ़ा देना यह प्रकट करता है कि कबीर के भक्त थे। मतलब बाल गोविंद भगत कौन थे, वो कबीर के भक्त थे और सही मायने में वो भक्ति करते थे, ये चीज, और उन्हीं को अपना साहब मानते थे तथा अपनी सभी चीजों पर उनका अधिकार समझते थे। वह मानते थे कि जो कुछ पैदावार है वह उन्हीं की है, इसीलिए खेत की पैदावार पर प्रथम अधिकार उन्हीं का है। भाई देखिए, अगर मानने को है तो हम सबका अस्तित्व ईश्वर की वजह से है। अब बाल गोविंद भगत किसको ईश्वर मानते थे, कबीर को, तो वो हर एक चीज किसकी मानते थे, कबीर की मानते थे। तो अगर सब कुछ ईश्वर का है तो हमें जितना मिला है तो वो हमें ईश्वर को ही तो देना है। तो वो सबसे पहले जाकर वह ईश्वर को दान दे देते थे, फिर ईश्वर ही खुश, जो वहां से मिलता था उससे वो अपना भरण पोषण करते थे। तो यहाँ पर व्यक्त करता है कि वो पूरी तरीके से कबीर में मान्यता रखते थे और अपनी हर एक चीज पर कबीर का अधिकार मानते थे। आपके विचार से बाल गोविंद भगत के गीत संगीत को किस नाम से पुकारा जा सकता है। अब यहाँ पर उनके संगीत को बहुत अच्छा बताया गया है कि मतलब सभी लोग झूम उठते थे, इवन हमारे लेखक भी उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे उनके गायन से। तो इस कंडीशन में हमें बताना है आपको अपने शब्दों में कि हम किस नाम से उनको पुकार सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्या, बाल गोविंद भगत का गीत संगीत केवल मनोरंजन के लिए या शांति पाने के लिए किया गया उपाय नहीं था। मतलब हम लोग होता है ना, हम लोग पीस के लिए या अपने एंटरटेनमेंट के लिए गीत संगीत करते हैं, मगर उनका संगीत ऐसा नहीं था। उनके लिए ये आत्मा को परमात्मा से मिलाने का एक महत्वपूर्ण साधन था। मतलब ये एक वो साधन है कि वो मानते थे कि जो हमारी आत्मा है वो ईश्वर से मिलती है, मतलब संगीत इसका एक जरिया है। इसीलिए जब वह मस्त होकर गाते तो संगीत के स्वर मानो उनकी आत्मा की गहराइयों में उठते थे, वे सुनने वालों को अभिभूत कर देते थे। इसीलिए उनके गीत संगीत को भक्ति भावना के रस में डूबा हुआ संगीत कहा जा सकता है। तो मतलब क्या है, अब आत्मा का परमात्मा से मिलन, मतलब कि ये क्या हो गया, एक ये भक्ति संगीत हो गया। किसी भी तरह का संगीत गाइए, हमें शांति तो संगीत से मिलती है, लेकिन उनके लिए वो क्या था, वो बहुत जरूरी चीज थी जो हमें अपने जीवन में करनी है। संगीत उनके लिए वही माध्यम था।
बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत कीजिए। तो हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से ग्रामीण जीवन होता है, ये हमने इस पूरे पाठ में पढ़ा था। अब इसे वहां आपको ग्रामीण जीवन इस पाठ के आधार पर अपने शब्दों में लिखकर देना है कि कैसा जीवन होता है। तो देखिए, ग्रामीण जीवन प्रकृति के अधिक समीप होता है। प्रस्तुत पाठ के आधार पर हम कह सकते हैं कि आदमी और औरतें दोनों कृषि कार्य एवं खेती बाड़ी में अपना अपना योगदान देते हैं। ग्रामीण व्यक्ति अधिकतर कार्य सामूहिक रूप से करते हैं। उदाहरण के लिए, जब बाल गोविंद भगत गाते तब गांव के संगीत प्रेमी भी उनके साथ बैठ जाते और गायन में उनका साथ देते। इससे गांव में आपसी भाईचारे की भावना दृढ़ होती है। तो यहाँ पर हमने बताया कि भाई प्रकृति से तो सब जुड़े होते हैं और वहां पे कार्य सामूहिक रूप से करते हैं। ये नहीं कि हमारा काम है तो हम करेंगे, नहीं। चलिए, आपके खेत में आज काम है तो पूरे गांव वाले वहीं पे चल के उनके खेत में काम करेंगे, दूसरे दिन दूसरे खेत में करेंगे, तीसरे दिन तीसरे खेत, ये नहीं कि सब अपने अपने खेतों में काम करेंगे, ऐसा नहीं होता था। और दूसरा, औरत मर्द मिलकर काम करते थे। ये नहीं कैटेगराइज भाई हमारा काम घर तक है, हम घर पे करेंगे, बाहर खेतों में तुम काम करो, ऐसा नहीं है। काम है, सभी लोग सामूहिक रूप से कार्य करते थे। और दूसरा यहाँ पर क्या था, सब अगर खुश हैं, थकान है, हर एक चीज काम करती। यहाँ पे जब बाल गोविंद भगत बैठ के गाना गाते थे तो उसका आनंद भी सब सामूहिक रूप से लेते थे। तो मतलब सबके अंदर एकता की भावना भी अच्छे से होती है ग्रामीण जीवन में। बाल गोविंद भगत पतोहू के पुनर्विवाह के रूप में समाज की किस समस्या का समाधान प्रस्तुत करना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। जब उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो सबसे पहला काम तो वो अपनी बहू से ही क्रियाकर्म करवाते हैं। एक तो वो मान्यता खंडित करते हैं, फिर उसका पुनर्विवाह करवाना चाहते हैं। तो ये समाज में जो विधवा विवाह है उस प्रथा को वो लाना चाहते थे। ये चीज़ कि मतलब पहले होता था विधवा हो गए तो भाई आप पूरे समाज से कट जाते हैं, अलग रहते हैं, कोई वो नहीं। लेकिन विधवा की विवाह करना एक बहुत बड़ी बात होती थी। तो उन्होंने इस मान्यता को जो है प्रचलित करने के लिए अपनी बहू का विवाह करने के लिए बताया। तो यहाँ पर देखिए कैसे हैं। बाल गोविंद भगत ने पतोहू के भाई को बुलाकर उसे पतोहू के पुनर्विवाह का आदेश दिया। यहाँ बाल गोविंद भगत समाज में उपस्थित विधवाओं की समस्या की ओर ध्यान दे रहे थे। भाई विधवा का कोई ध्यान रखने वाला नहीं, पति नहीं है, कुछ दिन बाद भाई वो भी भगत जी भी मर जाते। तो भाई लड़की तो मतलब अभी बहुत ही कम उम्र थी, तो अब आगे और भी जीवन था उसका, तो वो अकेले कैसे बिताती। तो इसलिए उन्होंने जानते थे कि एक विधवा के आगे कितनी समस्याएं आती हैं, तो इसलिए उन्होंने उसका पुनर्विवाह करने की सोच व्यक्त करी। उन्होंने इस समस्या का समाधान विधवा पुनर्विवाह के रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि भगत यह अवश्य समझते होंगे कि विधवा जीवन अत्यंत कष्टदायक होता है। तो ये चीज़ वो जानते थे कि एक विधवा का जीवन व्यतीत करना बहुत मुश्किल होता है और वो अपनी बहू से प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने उसके पुनर्विवाह के लिए किया। तो यहाँ पर उन्होंने समाज की जो समस्या थी, क्या समस्या थी, विधवाओं की समस्या का समाधान, उस पे उन्होंने कार्य किया। यह कैसे कहा जा सकता है कि बाल गोविंद भगत की पतोहू एक आदर्श पतोहू थी? क्या आधुनिक समय में भी इस प्रकार का आदर्श प्रासंगिक माना जा सकता है? तो वो कैसे हम बोल सकते हैं, देखिए पहली चीज तो हम इससे मान सकते हैं कि वो पूरा घर संभालती थी, सब कुछ सबका ध्यान रखती थी। फिर उसके बाद जब पति मर गया तो वो आराम से अपने मायके जा सकती थी, लेकिन वो जिद करती है कि नहीं हम आप ही के साथ रहेंगे, आपकी सेवा करेंगे। तो इस तरीके से एक आदर्श बहू जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं उसके पतोहू के रूप में कि कैसी होती है। बाल गोविंद भगत की पतोहू एक आदर्श पतोहू की झलक मिलती है, क्योंकि वो भावनात्मक रूप से अपने परिवार से जुड़ी हुई थी। उसे अपने पति के साथ साथ अपने ससुर की चिंता भी थी, इसीलिए वह उनके पास रुककर उनकी देखभाल करना चाहती थी। आधुनिक समय में इस प्रकार का व्यक्तित्व कम ही देखने को मिलता है, परंतु फिर भी इस प्रकार का आदर्श आज भी प्रासंगिक है। हम ये नहीं बोलेंगे कि आज के समाज में ऐसा नहीं है, हम देखेंगे तो बहुत सारी बहुएं ऐसे हैं जो सिर्फ ये नहीं है कि अपने परिवार अपने आप पे ध्यान दे रही हैं, वो अपने सास ससुर परिवार घर हर किसी पे ध्यान देती हैं। कम मिलते हैं, लेकिन ऐसे उदाहरण आज भी मौजूद हैं। बाल गोविंद ने समाज सुधारक की तरह कौन से कार्य किए? अब आपको बताने कौन कौन से उन्होंने समाज सुधारक के तौर पर उन्होंने कौन कौन से कार्य किए। तो देखिए यहाँ पर दिया है, कबीर की तरह ही भगत ने भी समाज सुधारक की तरह निम्न कार्य किए। देखिए कबीर एक समाज सुधारक थे, हम ये मानते हैं, क्योंकि उनके दोहे हम जब पढ़ते हैं
तो हमें ये देखने को मिलता है कि उन्होंने समाज को हमेशा कोई ना कोई सीख दी है, क्योंकि हम बोलते हैं ना नीति परक दोहे हैं, यानी कि उन्होंने बहुत ही तरीके के नियम हमें बताए हैं कि हमें अगर ये नियम फॉलो करें तो समाज अच्छा हो सकता है। तो अब बाल गोविंद भगत भी ऐसे ही थे। तो क्या है, जिस समय भगत के पुत्र की मृत्यु हुई उस समय किसी स्त्री द्वारा अपने पति का अंतिम संस्कार स्वयं करना बहुत बड़ी बात थी। बाल गोविंद भगत ने समाज की चिंता किए बगैर अपनी पतोहू से अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कराया। तो सबसे पहले स्त्रियों द्वारा वो संस्कार कराना जो उस समय मनाही थी, तो एक तो सबसे बड़ा समाज सुधार का काम किया कि स्त्री सभी क्षेत्र में कार्य कर सकती है। फिर बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र की मृत्यु के पश्चात पतोहू द्वारा दूसरा विवाह यानी पुनर्विवाह करने का आदेश दिया। विधवा का विवाह उस समय नहीं होता था, लेकिन उन्होंने यहाँ पर जोर दिया कि उसका दोबारा विवाह करो। तो इस तरीके से समाज सुधार के इन्होंने कई कार्य किए हैं। अब है बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू के चरित्र की विशेषताओं में से दो प्रमुख विशेषताओं का संक्षिप्त में उल्लेख कीजिए। अब उसकी बहुत सारी क्वालिटीज थी, तो हमें यहाँ पर दो विशेषताओं को बताना है। बाल गोविंद भगत के पुत्रवधू की चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, उनकी पुत्रवधू बहुत ही सुभग यानी कि भाग्यवान, सुशील और घर की कुशल प्रबंधिका थी, यानी कि बहुत भाग्यवान थी, सुशील थी और घर को अच्छे से मैनेज करके चलाती थी। उसके मन में अपने बुजुर्गों के प्रति सम्मान एवं सेवा भाव था। वह बाल गोविंद भगत के साथ रहकर उनकी सेवा करना चाहती थी। तो यहाँ पर जब उसका पति मर गया तो उसके बावजूद भी वो नहीं जाना चाहती थी, वो चाहती थी कि वो अपने ससुर की सेवा करे। तो ये भी उसके अंदर की विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की मृत्यु किस प्रकार हुई। अब देखिए, शरीर तो कम, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। उनके नियम धर्म बहुत ही तगड़े थे, इतनी दूर जाकर स्नान करना, ठंड में भी उनके वो नियम रहते थे। अब एज भी हो चुकी थी, तो ये सारी चीजें उनकी मृत्यु का कारण सामूहिक रूप से बनी। तो देखिए क्या है, बाल गोविंद भगत हर साल की तरह इस बार भी 30 कोस दूर गंगा स्नान के लिए गए। जब वापस लौटे तो तबीयत कुछ खराब थी, किंतु उन्होंने अपना नेम व्रत नहीं छोड़ा। नेम मतलब होता है नियम, जो उनका नियम था डेली रूटीन का, वो चीज उन्होंने नहीं छोड़ी। भगत दोनों समय गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी आदि में लगे रहे। तबीयत नहीं ठीक थी, उसके बावजूद भी उन्होंने आराम नहीं किया। लोगों ने उन्हें थोड़ा आराम करने को कहा, किंतु वे हंसकर सभी की बातों को टालते रहे। उस दिन भी संध्या में उन्होंने गीत गाए। भोर में जब लोगों ने उनके गीतों का स्वर नहीं सुना तो जाकर देखने पर पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई। तबीयत खराब होने पर भी उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। उनके नियम व्रत भी वैसे ही चल रहे थे, शरीर कमजोर था और इस तरीके से वो एक दिन सुबह जब उनके गीत नहीं आए तो सभी ने देखा कि उनकी मृत्यु हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों की उमस भरी शाम को भी बाल गोविंद भगत किस प्रकार शीतल और मनमोहक बना देते थे। तो किस तरह बनाते थे, वो अपने संगीत से बना देते थे। उनका संगीत बहुत अच्छा था। लोग ज्यादा गर्मी से परेशान होते थे, उनके संगीत में मगन हो जाते थे और सारी गर्मी उनसे जो है वो उसके बारे में भूल ही जाते थे। तो देखिए क्या है, गर्मी की उमस भरी शाम को भी बाल गोविंद भगत अपने संगीत के स्वरों के माध्यम से शीतल और मनमोहक बना देते थे। वे अपने आंगन में अपनी मित्र मंडली के साथ बैठकर संगीत की सभा जुटा लेते थे तथा संगीत के माध्यम से ऐसे वातावरण की रचना करते जिससे सभी श्रोता नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाते थे। तो जो गर्मी से सब परेशान होते थे, उनका गाना सुनकर वो सभी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाया करते थे और गर्मी को भूल जाया करते थे। तो इस तरीके से इस पार्ट के सभी प्रश्न हमने यहाँ पर कर लिए। तो ये देखिए, इस तरीके से टेस्ट पेपर हमें बहुत जल्दी सॉल्व करने हैं, क्योंकि हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, हमारी स्पीड उतनी बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से आप हमेशा हर चैप्टर का जो टेस्ट पेपर आ रहा है ना, उसको फटाफट स्पीड से सॉल्व करते रहिए। मैग्नेट ब्रेन्स आपको अभी तक 100% फ्री एजुकेशन दे रहा था। अब आपकी पढ़ाई को और अच्छा बनाने के लिए वो अब मैग्नेट ब्रेन्स आपको बुक्स और ई बुक्स भी लेकर आया है। ये बुक्स आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल हैं। ये बुक्स में हमने बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको कैटेगराइज करके दिया है। अब मतलब कैसे, यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज में है, जैसे आपकी थ्योरी बुक हो गई, आपकी एमसीक्यूज बुक है, सैम्पल पेपर सोल्यूशन बुक्स है। इस तरह की कई अलग अलग कैटेगरीज आपके लिए हमने यहाँ पर अवेलेबल कराई हैं। अब ये आपको मिलेगी कैसे, इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म दिया गया है जिसे आपको भर के सबमिट करना है। फिर हमारी टीम आपसे इसके रिगार्डिंग कॉन्टेक्ट करेगी। ठीक है, तो आपको सिर्फ पढ़ाई अच्छे से करनी है।
तो टेस्ट पेपर और भी हैं, आगे देखते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।